हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब ऑल इन वन में आपका स्वागत है। आइए आज स्टार्ट करते हैं हिंदी का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जो कि सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। विगत वर्षों में जो प्रश्न आए हुए हैं उनको हमने इसमें समाहित किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, परीक्षा में सभी SSC यूपी PCS में पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है, भारत की प्रथम देश भाषा है। देश भाषा यानी कि पूछी गई है, तो इसमें हमारा उत्तर जो होगा वो प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी, पाली। तो प्रथम पूछा गया है तो प्रथम इसमें हमारा पाली राइट आंसर होगा। हमारा राइट आंसर होगा पाली। हम बता दें कि हमारी मूल भाषा जो संस्कृत है वो दो भागों में बटी हुई है, एक वैदिक और एक लौकिक। लौकिक भाषा में हमारे जो स्थानीय भाषा होती है जैसे अवधी है, ब्रज है, इसमें ही हमारे ग्रंथ लिखे हुए हैं। लेकिन जो हमारे वैदिक भाषा है जिसमें ऋग्वेद हैं और पुराण हैं, संस्कृत से लिखे गए हैं। तो हमारी जो प्रथम देश भाषा है वह पाली है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। मुमूर्षु, श्रृंगार, चार दीवारी, अंतर्धान। जिसका राइट आंसर है अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है तो सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। चार दीवारी है। तीन हमारे जो ऑप्शन हैं ये सही हैं। चार दीवारी अशुद्ध लिखा है, जिसको अगर हम लिखना चाहें तो जिसका शुद्ध रूप होगा चहर, चहार दीवारी। क्या होगा? चहार दीवारी। तो ये हमारा चार दीवारी का राइट आंसर होगा। ठीक है, और तीनों शुद्ध लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जो अगला हमारा प्रश्न है वह यह है कि जहाँ किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाए वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो हम बता दें कि जहाँ किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाता है वहाँ हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? अल्प विराम का। जिसमें ऑप्शन दिए हैं योजक चिन्ह, पूर्ण विराम, विस्मयादि बोधक, ये गलत हैं। अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं प्रिय महाशय, तो यहाँ पे कामा लगेगा। मैं आपका आभारी हूँ। प्रिय महाशय, मैं आपका आभारी हूँ। तो प्रिय महाशय के बाद हम अल्प विराम लेते हैं। तो हमारा संबोधित करते हुए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं वह अल्प विराम होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। हमारा दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है? बड़ी ई, ऋषि, आ, बड़ा आ और बड़ा ऊ। तो हमें ज्ञात होना चाहिए कि हमारा जो दीर्घ स्वर नहीं है वह है बी नंबर, ऋषि। हमारे ह्रस्व स्वर चार हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। हमारे ये चार, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, ये हमारे चार ह्रस्व स्वर होते हैं, बाकी दीर्घ स्वर होते हैं। तो इसमें बड़ी ई, बड़ा आ, बड़ा ऊ ये दीर्घ स्वर हैं। हमारा जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऋषि। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, महेश्वर्य का संधि विच्छेद है। महाऐश्वर्य, महे धन स्वर्य, सी है मह धन ऐश्वर्य, डी है महाधन ऐश्वर्य। जिसका राइट आंसर होगा हमारा महाधन ऐश्वर्य। हमारा ए इसका राइट आंसर होगा। कौन सा राइट आंसर होगा? हमारा ए राइट आंसर होगा। तो इसमें हम बता दें
यह हमारा वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है इसमें? इसमें है वृद्धि संधि। इसमें हमारी वृद्धि संधि है। तो वृद्धि संधि का जो परिभाषा है, तो वृद्धि संधि, इस संधि के अनुसार यदि आ या बड़ा आ, छोटा आ या तो बड़ा आ के बाद, बड़ा आ के बाद अगर ए या ए आए, ओ या औ आए, तो हमारा इनका दीर्घ हो जाता है, जो कि हो जाता है ए या औ, ए या औ हो जाता है। तो हमारा इसमें वृद्धि संधि है और महाधन ऐश्वर्य इसकी संधि विच्छेद होगा। अगला प्रश्न है महर्षि में कौन सी संधि है? तो महर्षि में गुण संधि है। महर्षि में कौन सी संधि है? गुण संधि है, जिसका बी राइट आंसर होगा। दीर्घ संधि, यण संधि, अयादि संधि दी हुई हैं, जिसका राइट आंसर होगा गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है? इस संधि में यदि आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ या ऋषि आए, तो इनको मिला के ए ओ और अल हो जाता है। क्या हो जाता है? ए ओ और अर, ये हो जाते हैं गुण संधि में। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा इसमें गुण संधि। अगला प्रश्न है सा वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो ये हमारा मूर्धा सकार है। तो जिसमें ऑप्शन है दांत, मूर्धा, तालु, कंठ, जिसका राइट आंसर होगा मूर्धा राइट आंसर है। ये मूर्धा एवं जीभ के स्पर्श से उच्चारित होने वाला वर्ण है, इसी कारण इसे मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। जो हमारे इसमें मूर्धन्य वर्ण होते हैं वो है ऋषि, टावर्ग, रा और सा। ये हमारे इतने मूर्धन्य वर्ण होते हैं। अगला हमारा प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी शुद्ध वर्तनी है? कालिदास, कैलाश, दधीचि, मूर्धन्य। तो इसमें हमारा शुद्ध वर्तनी कौन सा है यह देखना है। तो इसमें हमारा जो शुद्ध वर्तनी है मूर्धन्य शुद्ध वर्तनी है, हमारा राइट आंसर होगा। बाकी कालिदास, पहला कालिदास है जिसका शुद्ध होगा कालिदास, छोटी की मंत्रा ला में लगेगी कालिदास होगा, यानी कि हमारा क्या होगा? कालिदास, ये हमारा कालिदास का शुद्ध रूप होगा। और हमारा जो बी ऑप्शन अशुद्ध लिखा हुआ है कैलाश, कैलाश का शुद्ध रूप होगा कैलाश, ये हमारा शुद्ध होगा। और अगला दधीचि है, जिसमें कि मंत्राओं का इधर उधर किया गया है। जो हमारा दधीचि का सही होगा शुद्धनी दधीचि, ये हमारा राइट आंसर होगा। राइट आंसर होगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है हमारा आजकल प्रत्येक वस्तु में मिलावट पाई जाती है। इस वाक्य में प्रयुक्त मिलावट शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? प्रश्न दोहराएंगे हम। आजकल प्रत्येक वस्तु में मिलावट पाई जाती है, तो मिलावट शब्द का में कौन सी संज्ञा है? तो जिसका राइट आंसर होगा हमारा भाववाचक। राइट आंसर होगा हमारा भाववाचक संज्ञा है मिलावट में। जिस संज्ञा शब्द में किसी व्यक्ति या वस्तु के धर्म या गुण, व्यापार या दशा का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो हमारा जो भाववाचक संज्ञा है वह मिलावट के अंतर्गत आ जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से
कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है? दही, मोती, पानी और बात। जिसमें पुल्लिंग नहीं है तो इसमें हमारा बात डी आंसर होगा। बात पुल्लिंग नहीं है बल्कि स्त्रीलिंग है और शेष सभी पुल्लिंग है। हमारा राइट आंसर जो होगा बात। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पाठक शब्द का उचित बहुवचन है? पाठक शब्द का बहुवचन क्या होगा? पाठकगण, पाठकजन, पाठक वर्ग, पाठक लोग। जिसका राइट आंसर होगा पाठकगण। गण माने समूह, वर्ग, जन और लोग ये बहुवचन नहीं हो सकते। जो समूह होता है वह बहुवचन में आता है, तो हमारा राइट आंसर होगा पाठकगण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गूलर का फूल होना लोकोक्ति का सही अर्थ है? अति प्रसन्न होना, फूल की तरह खिलना, दुर्लभ वस्तु, सुगंधित होना। तो गूलर का फूल होना, गूलर का फूल बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा दुर्लभ वस्तु। कौन सा राइट आंसर होगा? दुर्लभ वस्तु। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। इस वाक्य में वर्तमान काल का कौन सा रूप है? तो इसमें पुस्तक पढ़ी है यानी उसने पुस्तक पढ़ ली है, पूर्ण वर्तमान है। जिसके ऑप्शन हैं सामान्य वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, पूर्ण वर्तमान। जिसका राइट आंसर होगा पूर्ण वर्तमान। इस वाक्य में वर्तमान काल का पूर्ण वर्तमान रूप है, जिसके वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है, उसे पूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। इसलिए हमारा सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, उसने नहाकर भोजन किया। उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में प्रयुक्त नहाकर कौन सी क्रिया है? नामबोधक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, क्रियार्थक संज्ञा। तो जिसका हमारा राइट आंसर होगा पूर्वकालिक क्रिया। कौन सा राइट आंसर होगा? पूर्वकालिक क्रिया। नहाकर पूर्वकालिक क्रिया है। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में संलग्न होता है, तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। इसमें कहा गया है उसने नहाकर भोजन किया, यानी कि पहले उसने क्रिया किया नहाने का, उसके जस्ट बाद किया भोजन करने का, तो इसमें पूर्वकालिक क्रिया होगी। अगला प्रश्न है, वह नहीं आएगा। इस वाक्य में क्या कौन सा निपात है? प्रश्नबोधक, अवधारण बोधक, विस्मयादि बोधक या सीमा बोधक। जिसका हमारा राइट आंसर है प्रश्नबोधक। हमें तो पता है ना कि क्या, कहाँ, कब, कैसे, अगर ये आते हैं तो ये प्रश्नबोधक होते हैं, तो इसमें प्रश्नबोधक निपात होगा ये। अगला प्रश्न, चूहा बिल से बाहर निकला। इस वाक्य में कौन प्रयुक्त कारक है? कर्म कारक, कर्ता कारक, अपादान कारक, करण कारक। तो जब किसी भी संज्ञा में किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है तो उसे अपादान कारक कहते हैं। जिसका विभक्ति चिन्ह से यानी कि अलग से है। यहाँ चूहे का बिल से अलग होना दर्शाया गया है, इसलिए इसमें अपादान कारक राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न, तद्भव शब्द बैल का तत्सम है। तो बैल का जो तत्सम है वह होगा बलिवर्ध। राइट आंसर होगा हमारा बलिवर्ध, जिसमें वृषभ, वृषभ, बलवर्ध दिया गया है, जिसका लेकिन राइट आंसर होगा वह होगा बलिवर्ध। हमारा अगला प्रश्न, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है।
इस वाक्य में वह किस प्रकार का सर्वनाम है? तो रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक। जिसका राइट आंसर होगा अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक है। इसमें जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु का निश्चय का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सॉरी, इसका राइट आंसर होगा हमारा निश्चयवाचक। रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, तो वह जो है निश्चयवाचक है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न, राम का सारा प्रयत्न निष्फल रहा, इस वाक्य का रेखांकित शब्द विशेषण है। सारा जो शब्द है इसमें कौन सा विशेषण है? निश्चित परिणाम बोधक, अनिश्चित परिणाम बोधक, पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक। तो इसका जो सारा है ये अनिश्चित परिणाम बोधक विशेषण है। अनिश्चित परिणाम बोधक। सारा में यह नहीं हमें ज्ञात हो रहा कि यह कितना निश्चित नाप है, यानी कि अनिश्चित परिणाम बोधक विशेषण में किसी वस्तु निश्चित नाप या तौल का बोध नहीं होता है। जैसे बहुत दूध, सब धन, पूरा आनंद, इसका कोई नाप तौल नहीं है। सारा का मतलब कितना है ये माप तौल नहीं है, इसलिए यह अनिश्चित परिणाम बोधक है। तो इस प्रकार ये कुछ सीरीजें थी जो कि हमने पूरी की हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और इसलिए आप लोग इनका नोट्स बना सकते हैं और इनको याद कर सकते हैं। तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।